गुड आफ्टरनून सारे हेल्थ पार्टनर को। हमारे साथ आज डॉक्टर हर्ष दीक्षित जुड़ चुके हैं, जो कि एक जनरल फिजिशियन है, एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब है। और सर को काफ़ी रिक्वेस्ट किया था हमने एक वेबिनार करने के लिए। उसके लिए धन्यवाद कि सर हमें रिस्पॉन्स दिए इसके रिगार्डिंग। आज हमारा जो टॉपिक है हाइपरलिपिडीमिया, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक डिसऑर्डर है, डिजीज़ है। हर कोई डिजीज़ के साथ ही ये कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है, कोई आपका डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, उसके साथ साथ आ ही जाता है हाइपरलिपिडेमिया वाला जो टॉपिक है हमारा। तो डॉक्टर हर्ष, मैं आपसे अनुरोध करूंगा थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन देके हमारे हेल्थ पार्टनर को आप टॉपिक पे थोड़ा सा विस्तार डिस्कशन चालू कीजिए। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष दीक्षित है। मैं जनरल फिजिशियन हूँ। इस पहले मैं पीजीआई सैफई में था और अभी अपना मेरा खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर और क्लिनिक है। और काफ़ी टाइम से मैं जियो से जुड़ा हुआ हूँ। पेशेंट्स को कंसल्टेशन पेशेंट्स का इस पे करता हूँ वीडियो कॉलिंग के थ्रू। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है जियो पे भी। तो अब हम आज के जो टॉपिक है वेबिनार जिस पर है वो है हाइपरलिपिडीमिया, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, समझाने को तो मैं आपको बहुत सी मेडिकल टर्म्स में भी समझा सकता हूँ, लेकिन बहुत इजी जो तरीका है उस और जो काम की चीज़ है केवल वही बताऊंगा मैं। कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन और बहुत ज़्यादा मेडिकल उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो चीज़ें क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती हैं या क्लिनिकल प्रैक्टिस के समय जरूरी है वही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हाइपरलिपिडीमिया होता है जो लिपिड होता है और फैट होता है उसका डिपोजिशन हो जाए आपकी आर्टरीज में, वेसल्स में। जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपकी कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई एक पाइप है जिसमें कोई कोई ब्लॉकेज आ जाए या उसके इसमें कोई गंदगी भर जाए, तो उसमें जो आप पानी या जो भी चीज चलेगी उसको चलने में परेशानी होगी। उसको चलने में परेशानी होती है, फ्लो रुक जाता है। फ्लो में जो उसके स्पीड होती है वो रुक जाती है। भी और भी दिक्कतें आती हैं। इसी तरीके से जो हमारी वेसल्स हैं उसमें लिपिड का डिपोजिशन हो जाना, फैट का डिपोजिशन हो जाना को बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। अब क्या होता है जब हाइपरलिपिडीमिया होता है, यानी कि फैट डिपोजिशन हो जाता है वेसल्स में, तो जो ब्लड फ्लो होता है वेसल्स का वो ऑब्स्ट्रक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। फ्लो कम होता है उसकी वजह से, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ता है और हार्ट अटैक जैसी समस्या हम लोग मतलब पेशेंट्स को होती है। अब इस ये होता क्यों है हाइपरलिपिडिया? वो होता है हमारा लाइफ स्टाइल, बहुत सबसे बड़ा कारण है लाइफ स्टाइल। हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो कुछ डिसीजेज हैं जैसे डायबिटीज और आपका क्या नाम, ये जो एल्कोहलिक पेशेंट है, जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उन उन पेशेंट्स में ये इस तरीके के हाइपरलिपिडीमिया होता है। जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उन पेशेंट्स में इस तरीके की हाइपरलिपिडीमिया होता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जो शुगर का है, चेस्ट हैवीनेस बता रहा है, कभी कभी घबराहट बता रहा है, चलने में सांस फूलना बता रहा है, या कई ऐसी दिक्कत बता रहा है, मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स हमको ऐसे मिलते नहीं है शुरुआती उसमें। जब चीजें ब्लॉकेज के ऊपर आ जाती है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, तब सिम्टम्स मिलने शुरू। लेकिन हम अगर लिपिड लिपिड प्रोफाइल कब कराते हैं? जब हमें लगे जैसे पेशेंट का हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, यंग पेशेंट भी है, थोड़ा एज कम है, उसका भी कराते हैं। डायबिटिक पेशेंट है जो अपना कोई दिक्कत बता रहा है, चेस्ट में हैवीनेस बता रहा है, कोई परेशानी बता रहा है, तो उसको हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं ऐसे पेशेंट का प्रिकॉशनली। कायदे में तो क्या होता है कि 5 साल पे हमको अ, हर 2 साल पे जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी अपना ये लिपिड प्रोफाइल वगैरह करा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा अपने इंडियन उसमें है नहीं सिस्टम में कि लोग अपने आप कराएं। लेकिन अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो हमें लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए। अब लिपिड प्रोफाइल जो हमने बता दिया, डाइटरी हैबिट्स की वजह से होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे हैं, उनमें फैट डिपोजिशन हो रहा है, वेसल्स में ब्लॉकेज आ रहा है, उस वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी दिक्कतें होती हैं। अब इसको बचाएंगे कैसे? तो उसमें बचाने का तरीका भी इन्हीं से है। अपने डाइटरी फाइबर्स को, डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करें। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट खाएं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, HDL, VDL, और ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो, उन कई तरीके के फैट होता है, कई तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे LDL है, और आपका ये क्या नाम, LDL है, और आपका BLDL है, HDL है। ये आपके कुछ कोलेस्ट्रॉल्स के टाइप्स हैं जिसमें
जो आपका एचडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। बीएलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एलडीएल भी बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इनका डिपोजिशन जब होता है, इस डिपोजिशन ये नुकसान करते हैं वेसल्स को। अब क्या होता है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे करें, इसको बचाएं कैसे। इसको बचाने का तरीका ये है कि जो अपने डाइटरी हैबिट्स हैं उसमें जो फैट का कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि ऑयली फूड है, अपना जो लोग घी खाते हैं, हाई शुगर लेते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको कम किया जाए। अल्कोहल इंटेक ज्यादा है, और स्लीपिंग कम है, स्ट्रेस ज्यादा है, इस तरीके की चीजों को इम्प्रूव करें, यानी कि स्ट्रेस कम करना, स्ट्रेस कम हो, हैबिट्स इंप्रूव हो, स्लीप पूरी एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप हो। और आपका स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, कम करें तो बेटर है। तो स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। इसको इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसके आते हैं, सबसे बड़ी बात है इसके आते हैं मैनेजमेंट पे, इसको मैनेज कैसे करें। अगर आपके यहाँ पेशेंट आ रहा है, मान लीजिए आपके यहाँ पेशेंट आया, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, रिपोर्ट्स में आप लिपिड प्रोफाइल इन्वेस्टिगेट कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में पूरा सब कुछ आता है कि क्या क्या वो है, क्या क्या दिक्कत है पेशेंट को, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ आता है। तो उसकी रेंज होती है 200। आपका जो एचडीएल होता है उसकी रेंज है 200 रेंज। एलडीएल की रेंज है 130 to 150 या 160 तक अप्रोक्स। उसके नीचे 130 से अगर ऊपर है तो मानते हैं कि बढ़ा हुआ है। और जो आपका ये क्या नाम है, एचडीएल है, जो बीएलडीएल है, ये 200 से ऊपर का जो होता है तब मानते हैं। इसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, इसको जब 200 से ऊपर होता है तो मानते हैं ये बढ़ा हुआ है, हाई है। उसमें हम दवाइयाँ मेडिकेशन ज्यादातर अटोरवा, अटोरवा स्टेटिन जो टैबलेट आती है, उसको दे सकते हैं 10 mg या 20 mg, वो तो हमें डिपेंड करता है कि कोलेस्ट्रॉल कितना है। और ये मेडिकेशन उसमें दे सकते हैं जो कि आपका ये फैट डिपोजिशन इसको कम करता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा तरीका है पेशेंट्स में जो इम्प्रूव करने का, कि पेशेंट्स को बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा चलिए, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कीजिए, डाइटरी इंप्रूवमेंट करिए, स्मोकिंग को रोकिए। सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करिए सुबह। अपना फैट, अगर ओबेस ओबीज पेशेंट है तो उसको बोलेंगे कि आप अपना एक्सरसाइज करें, अपना ओबेसिटी को कम करें, तभी जाके कोलेस्ट्रॉल कम होगा। दवाई, केवल दवाई खाने से वो इतना इम्प्रूवमेंट, मतलब उस तरीके का इम्प्रूवमेंट बार बार नहीं होता है। अगर आप दवाई चलाएंगे भी तो कुछ दिन बाद उसको दोबारा हो जाएगा। तो उसकी डाइटरी इंप्रूवमेंट वो करेंगे, और दूसरा उसको एक्सरसाइज कराएंगे। और बाकी जो इसके कॉज है उन्हीं को इम्प्रूव करना है। कॉज जैसे आप देख लीजिए, किसी पेशेंट का काम है वो टेबल अपना बैठ के ही काम करता है, तो उसको बोलेंगे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाए। कोई आदमी वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है, उसको बोलेंगे कि स्ट्रेस थोड़ा कम लें काम का, या जिस चीज का भी है। स्मोकिंग करता है तो उसको मना करेंगे। हाई अल्कोहल, अगर अल्कोहल का एक दूसरा पार्ट भी है कि अगर अल्कोहल एक कुछ सीमा तक ली जाए, 30 ml या फिर 40-50 ml तक, तो वो कोलेस्ट्रॉल को अलग कार्डियो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर आप उससे ऊपर लेते हैं, हाई, अगर आप अल्कोहलिक है, अल्कोहल अब्यूजर है, तो आपको बहुत नुकसान करती है, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक में पार्टिसिपेट करती है। अब इन पेशेंट्स में मोस्टली हमने देखा है कि अगर पेशेंट ये है जो उन्हें पता ही नहीं चलता है, वो अपना कोई जांच ही नहीं करा रहे हैं, सीधा हार्ट अटैक हो रहा है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो रहा है, या कुछ हो रहा है, जिसमें आपका जो फैट होता है वेसल्स का टूट के स्ट्रोक भी करता है, आपका ब्रेन स्ट्रोक है, या सीबीए जिसको बोलते हैं, इस्चेमिक ब्रेन डिसीज, सीबीए जिसको बोलते हैं, सेरिब्रल ट्रोपी वगैरह करते हैं। वो इसी वजह से होता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट की वजह से। और एक्सरसाइज को इम्प्रूव करेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे पेशेंट से, बोलेंगे आप फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कीजिए। इसी तरीके की बस पेट्रोल की कितना कितनी मात्रा है उसको देखकर ही हम करते हैं कि कितनी में देनी है। एक टैबलेट एचएस चलती है 10 mg, और वो देनी होती है, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका डिक्रीज हो जाता है। लेकिन साथ में एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे, डाइटरी इंप्रूवमेंट करेंगे। आप डाइटरी चार्ट बना के दे सकते हैं पेशेंट्स को, जैसे कि कम, जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। यस सर, बहुत वॉइस। बड़ा टॉपिक तो नहीं है ये, बस इतना सा ही टॉपिक है। कोमॉर्बिडिटीज का ध्यान रखेंगे, डायबिटीज पेशेंट है,
अफोर्डेबल है तो उसका लिपिड प्रोफाइल हमेशा कराइए। अगर आपके पास पेशेंट महीने 3 महीने में आ रहा है, 3 महीने में, तो आप हमेशा उसका आप एक लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए 3 या 6 महीने पे, अगर डायबिटिक पेशेंट है। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि इसका सिम्टम्स पहचानना काफी मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो तो कोई ऐसा उन सिम्टम तो है पेशेंट में नहीं इसका। माइक्रो एंजियोपेथी ऐसा सिम्टम्स, मोस्ट प्रॉब्ली सिम्टम्स ऐसा कुछ आता नहीं है हायर कोलेस्ट्रॉल वाला में। लेकिन फिर भी अगर आप पेशेंट कभी कभी चेस्ट हैवीनेस के साथ आता है, या ऐसे आता है कि मेरी सीढ़ियाँ चढ़ने पे मेरी सांस फूल रही है, या कभी कभी आता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल उसमें पेशेंट्स को आंख के ऊपर, आपने देखा हो कुछ पेशेंट आते हैं इनकी आंखों के ऊपर यहाँ फैट डिपोजिशन हो जाता है, तो वो उस तरीके की पहचान है। और थोड़ा आलस भी रहता है, इस तरीके की कुछ चीजें होती है कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स में। और वीकनेस रहती है, फटीग रहता है, इस तरीके के कुछ सिम्टम्स है। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कोई सिम्टम नहीं है शुरुआत में हाई हाई हाइपरलिपिडीमिया। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि सर ने बताया, हमारे जितने भी हेल्थ पार्टनर है वेबिनार पे, हाइपरलिपिडेमिया के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है या उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, आप सर से पूछ सकते हैं, एक एक करके प्लीज। राम प्रकाश जी, कुछ क्वेश्चन है आपके? जी राम हेलो। प्रकाश जी, आप पूछिए। हाँ सर, नमस्ते। हाँ सर मैं भी बताइए कह रहा भैया। था, मैंने कहा, हाँ मैंने कहा सर, ये जो डिसलिपिडीमिया है, ये जैसे कभी तो कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है वापस। और जैसा मेरा खुद का ही है, और मेरा वेट है सर 62 kg। हाइट मेरी 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 5 इंच। और वे लगभग सर मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़िया है। पर तब भी मैं जब भी जहाँ तक एटोरवास्टिन खाता हूँ या फिर एटोरवास्टिन नहीं खाता हूँ, तो वो जो लिपिकार्ड आती है ना 160 mg, वो देते हैं मेरे को। अब वो जैसे 2-3 महीने खाता हूँ, तब तो ठीक हो जाता है। फिर जैसे 1-2 महीने नहीं खाए तो वापस बढ़ जाता है। तो इसका क्या क्या कोई है क्या सर सोल्यूशन परमानेंट वाला? परमानेंट सॉल्यूशन मैंने वही है जो आप पहले आप अपना जो आपकी आपकी जो पूरा डेली रूटीन है, हाँ। आपका जो एक्टिविटीज है, उसको आप हाँ। देखिए कि आप में कौन सा ऐसा डिफॉल्ट है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है। समझ अच्छा। रहे हैं ना? परमानेंट अगर आप उसको दवाई से हटाना चाहते हैं कि हाँ। दवाई बंद करने के बाद भी वो कंट्रोल रहे, तो सबसे पहले आपको आपको खुद को देखना है। यानी या तो आप पेश डॉक्टर को बताइए कि मेरा, हाँ। जैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं, अगर मैं आपका डॉक्टर हूं तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका क्या डेली रूटीन है, आप किस तरीके का खाना हाँ। खाते हैं, कितनी सही है। स्लीप लेते हैं, स्मोकिंग कितनी कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एल्कोहल हाँ। तो नहीं लेते, या कोई दवाइयां भी ले रहे हैं कि नहीं, जैसे बीटा ब्लॉकर है, डायरेटिक्स हाँ। है, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल और ये स्टेरॉइड्स वगैरह हैं, हाँ। एंटी वायरल टेबलेट्स हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल हाँ। बढ़ाती है, दवाइयां तो नहीं चल रही हैं आपकी। अच्छा। ठीक है। इस तरीके की जो आपकी चीजें हैं, उनमें से अगर जो भी आपका फैक्टर है, हाँ। आप कह रहे हैं आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी अच्छी है, आप कह रहे हाँ। हैं कि आप डाइट डाइट सही ले रहे हैं, तो और हाँ। कोई फैक्टर होगा जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। कोई ना कोई फैक्टर, कोई कोलेस्ट्रॉल जो है वो हम ही ले रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है, फैट सही जो है, बात। वो हमारे लेने के बाद यूज होता है बॉडी में, हमारी हाँ। फिजिकल एक्टिविटी से। अगर वो यूज नहीं हो पा रहा है उस फिजिकल एक्टिविटी, यानी कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब हमारे कोई ना कोई फैक्टर, या तो वो ज्यादा पहुंच रहा है शरीर में। हाँ, वो ज्यादा ही ऐसा ही बोला सर कि ज्यादा ही पहुंच रहा है ये लीवर के द्वारा। हाँ, लिवर ही उसको पहुंचाता, तो लिवर के द्वारा या तो ज्यादा पहुंच रहा है, तो उसको आप अपनी हाँ। डाइट में कम करो। अच्छा। ठीक है, उसको अपनी डाइट में आप कम करो जितना कम हो सके। ठीक है, ऑयल को। ज्यादातर कोशिश करिए कि आप हरी सब्जियां या हाँ। आप सलाद ज्यादा खाओ खाने में। अच्छा। फैट कार्बोहाइड्रेट आपका ये जैसे बहुत सी चीजें हम लोग खाते हैं, चिप्स चिप्स खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं, बर्गर ये सब, पिज्जा वगैरह, चीज और घी तेल, ये सब कोलेस्ट्रॉल का कारण है। तो इनमें सही है। से जो भी फैक्टर आपका है, उस फैक्टर को अगर आप पकड़ लेंगे ढंग से कि ये हम्म। फैक्टर मेरा है, तो आप उस पर अगर काम करेंगे तो 100% कंट्रोल रहेगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। इसके सर मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट तो होंगे आगे जाके? हाँ, मेडिसिन के साइड इफेक्ट ये है, ऐसा ऐसा होता है हाँ। कि जो आपका ये लिपिड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवा देते हैं, हाँ, स्टार्टिंग अ, वगैरह। हाँ स्टैटिन वगैरह, तो मान लीजिए कभी आपको आगे जाके स्टैटिन का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बहुत हाँ। बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। लेकिन अच्छा। जब हम लोग ब्लड थिनर देते हैं उसके साथ, कभी हाँ। कभी इकोस्प्रिन यूज करते हैं जो लोग, हाँ। तो अपनी ब्लॉकेज जो जो फैट डिपोजिशन होता है उसके ऊपर ही प्लेटलेट जमा हो जाती है। अच्छा।
प्लेटलेट जमा हो जाती है तो वो बनाती है हार्ट अटैक का कारण। तो कभी अच्छा। कभी उसके साथ इकोस्प्रिन भी लिखते हैं, जब ज्यादा आगे जाके आपकी जब एज ज्यादा हो जाएगी तो इकोस्प्रिन यूज करेंगे। तो इकोस्प्रिन देने का दिक्कत ये होती है, वो ब्लीड कर सकता है पेशेंट, मान लो चोट लग गई सही बात या है। कुछ सर्जरी के लिए जाते हैं, तो आप वो हाँ। ब्लीड, पेशेंट वो उसकी ब्लीडिंग रहती है। हम्म। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अगर उसके फिर यही साइड इफेक्ट है। बाकी स्टेटिन का ऐसा कोई सच बहुत कोई वो ऐसा नहीं है नहीं जैसे कि, मसल मसल्स कमजोर करती हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं हड्डियां है। कमजोर करती बहुत हो। प्रोलॉन्ग टाइम तक आप कंटिन्यूस खा रहे हैं तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, अच्छा। जैसे मसल वीकनेस वगैरह जो आप बता रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक। पर ऐसे ठीक नहीं है सर। होती, ऐसे अगर महीने 2 महीने खाने से वो कोई हाँ। वैसी दिक्कत नहीं है। कोशिश करिए कि दवाई ना ही लेना पड़े, आप उसको फैक्टर को रूल आउट करिए। नहीं सर, मैं ठीक है, मैं कंसल्ट करूंगा फिर आपसे। जी जी। है ना, ठीक है सर। और किसी को कोई, हेलो। जी, बोलिए 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 भैया कोई। जी ओम कुमार जी, क्वेश्चन पूछिए सर से। हेलो। हाँ जी। जी दिलीप कुमार जी पूछिए। जी बोलिए। सर, जैसे कोई पेशेंट आया है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए मैंने आपको बताया, जैसे मैंने सेमिनार अभी जो अपन बात कर रहे थे अपन, उसमें ही जी। बताया हमने, ऐसा कोई सिम्टम्स होते नहीं है। जी। कि अगर मान लीजिए इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम मिल रहा है, वो तो आपको अपनी क्लिनिकल स्किल्स में, एज ज्यादा है, पेशेंट का हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जी। 7 इयर्स बता रहा है, या आप कुछ आप रूल आउट नहीं कर पा रहे कोई बीमारी इस तरीके की, तो आप उसका फिर लिपिड प्रोफाइल कराइए। जी। डायबिटिक ठीक है। पेशेंट है, जी। 50 50 साल का डायबिटिक पेशेंट है, लगातार 10 साल से डायबिटीज है, तो प्रिकॉशनली हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ज्यादातर आपको जी। जब लग रहा हो कि कोई कार्डिक डिसीज की तरफ कोई पेशेंट जा रहा है या दिक्कत हो रही है, जी। तब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। यंग लोग लिपिड प्रोफाइल कम कराते हैं। ठीक। ओके। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ सर, गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बोल रहे थे सर, जैसे अगर 6 महीना से पेशेंट को चल रहा है कंटिन्यू मेडिसिन, और उनको 3 महीना 6 महीना तक कंटिन्यू करवा रहे हैं लिपिड प्रोफाइल, उसमें कुछ कमी आ नहीं रहा है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज वगैरह वगैरह सब कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए उस पेशेंट को? उसकी डाइट इंप्रूवमेंट कराया? या डाइट, हाँ वो पूरा हरा सब्जी फल वल वगैरह खा रहे हैं। अच्छा, चावल फैक्टर को, क्या है, कोलेस्ट्रॉल का फैक्टर क्या लग समझ में आ रहा है? उसका सर 260 है, तो उसमें चेक जब करवाते हैं तो 230, 222। नहीं, उसका कारण क्या समझ में आ रहा है कोलेस्ट्रॉल का? स्ट्रेस होगा, नींद कम लेता होगा, कोई मेडिकेशन और ले रहा होगा, कोई हाँ, हाइपरटेंसिव डायबिटीज। पहले से जैसे सिक्लो पैरासीटामोल रेस्पियो पेप्टिडेज वाला मेडिसिन वो बहुत खा रखा है। हाँ, तो इस तरीके की जो मेडिसिन है वो उसका थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको। अच्छा। हम्म। बस आप यही सब। मेडिसिन मेडिसिन कम करेंगे, ये जी। सीधी सी बात है। जो चीज जी। दवाइयों से अगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो जी। दवाई का, इसका मतलब कोई और फैक्टर उसका आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो फैक्टर जी। है वो सही करना पड़ेगा। तो उस हाँ तो फैक्टर को पकड़ना पड़ेगा आपको अपनी प्रैक्टिस में कि ये कौन सा फैक्टर है, उसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी उस पेशेंट की। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ये वन क्वेश्चन सर। जी। जी डॉक्टर। सर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इस तरह का किसी को होता है तो उसमें अपने को कौन कौन सी मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए, कि ये अगर जहाँ तक हो वहां तक नहीं लेनी चाहिए? जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, जी सर।
तो मैं, आप जो हार्मोनल जैसे स्टेरॉइड्स है वो नहीं दे सकते, मतलब वो अवॉइड करने चाहिए। डायरेटिक्स जी। अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड करने चाहिए आपको। वायरल जो एंटीवायरल ड्रग्स आती हैं HIV वगैरह में देते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो देनी पड़ेंगी, वो तो दिक्कत ही है। वो, वो तो वो भी एक मजबूरी है, देना पड़ेगा अगर ऐसी कोई दिक्कत है। लेकिन आप अगर ये स्टेरॉइड वगैरह है इन सबको बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सर अगर किसी के प्लेटलेट्स घटते हैं तो सर उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा सर। क्या चीज? मान लीजिए किसी पेशेंट के प्लेटलेट्स वगैरह घटते हैं और अपने एंटीबायोटिक अगर उसको दे रहे हैं, तो सर जैसे लियोफ्लोक्सासिन वगैरह का रहता है ना सर, लियोफ्लोक्सासिन प्लेटलेट्स को घटाती है हल्का सा। तो सर वो भी अवॉइड करना, एंटीबायोटिक में भी इसको अवॉइड करना पड़ता है क्या, अगर किसी को लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है या फिर ऐसा कुछ रहता है तो? मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कर रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए किसी का प्लेटलेट्स घटा हुआ है सर, है ना, अगर किसी को हम्म, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ा हुआ आ रहा है, तो सर एक बार हम्म। जीओ मीटिंग में बोला गया था कि लियोफ्लोक्सासिन जो होती है उससे प्लेटलेट्स भी डाउन होते हैं, या फिर जिसका प्लेटलेट्स घट रहे हैं उसको नहीं देना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है कि उसको लियोफ्लोक्सासिन देनी पड़ रही है, तो फिर क्या सर बिल्कुल अवॉइड करके दूसरी ड्रग देनी चाहिए उसको, कि सर वो जो नहीं, कंटिन्यू मेरी बात उसको? सुनो। प्लेटलेट कम करने का मतलब ये नहीं है कि प्लेटलेट मान लीजिए 1 लाख है या 90,000 है तो लीवोफ्लॉक्स नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट की प्लेटलेट 9,000 10,000 है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में है, सीवियर, तो आपको प्लेट तो लीवोफ्लॉक्स जैसे कुछ ड्रग्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। उसके दूसरे कौन सी वजह, आप लीवोफ्लॉक्स ज्यादातर कब देते हैं? जब चेस्ट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो चेस्ट इन्फेक्शन में हम और दूसरी एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। सर ठीक है, लिवोफ्लॉक्सा बहुत में हम इफेक्टिव एंटीबायोटिक। लिवोफ्लॉक्सासिन हम तब डिवाइड कर सकते हैं जब सर शुगर की दवा भी चल रही हो, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट लिवोफ्लॉक्सासिन का ये बहुत ज्यादा सर शुगर डाउन कर देता है। अभी मेरे सर करेंटली मैंने एक पेशेंट को देखा था, उसका शुगर की दवा भी चल रही थी, उसके साथ लिवोफ्लॉक्सासिन भी चल रही थी, तो उसका शुगर इतना डाउन हो गया था कि उसका शुगर अप्रोक्सीमेट केवल 15 और 18 के करीब था। वो बेहोश पड़ा हुआ था एकदम। हाँ, लीवोफ्लॉक्स अवॉइड करनी चाहिए। लीवोफ्लॉक्स मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन में देते हैं। जी सर। दूसरा, आपको दूसरी कोमॉर्बिडिटीज है तो उसके साथ देख लो कि कौन से एंटीबायोटिक देते हैं। कि एंटीबायोटिक्स जो है ना, वो उस पे एक पे नहीं रहना चाहिए आपकी मन की, मतलब आपको लग रहा है कि लीवोफ्लॉक्स पेशेंट को देनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स बहुत है, बहुत एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं। आप दूसरी एंटीबायोटिक यूज कीजिए चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। देखिए, अजिथ्रोमाइसिन अच्छी टैबलेट है, अमोक्सिसिलिन है, आप क्लिंटामाइसिन भी यूज कर सकते हैं। आप जो है आपका, अगर बहुत बड़ा चेस्ट इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि लीवोफ्लॉक्स ही देना पड़ता है, उसके लिए लेनोजोलॉइड यूज कर सकते हैं आप। बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, तो सर उसका जैसे कि सबसे। अभी एक, जी जी, सर अभी जैसे एक सर ने बताया कि जिनको शुगर था उन्होंने लेवोफ्लॉक्सासिन दी, तो फिर शुगर डाउन हो गया। तो सर जैसे एक बात निकल के आती है, जैसे किसी पेशेंट को रेगुलर जैसे शुगर की है, थायराइड की है, या फिर किसी भी अन्य बीमारी का अगर मेडिसिन चल रही है, वो पेशेंट हमारे पास में है, जैसे उसको फीवर है या फिर कुछ भी हुआ, तो क्या सर जो उसकी मेडिसिन चल रही है उसके बाद हम जो मेडिसिन देते हैं उसके बीच में कुछ गैप रखना चाहिए, कि साथ में नहीं चल नहीं, रहेगी ऐसा तो नहीं ठीक होता। रहेगी? देखिए, ये पेशेंट कुछ पेशेंट में एक्सेप्शन होता है। मैं भी लीवोफ्लॉक्स लिखता हूँ पेशेंट्स को। निमोनिया इमोनिया में काफी पेशेंट्स में लिखता हूँ लीवोफ्लॉक्स। मैंने अभी तक कोई केस देखा नहीं इसमें शुगर गिर गई हो। लेकिन अगर ऐसा किसी ने नोट किया है, आप लोगों ने नोट किया स्टडी में या देखा है पेशेंट्स में, तो उस पेशेंट को मॉनिटर पर रखिए, मतलब बोलिए कि अगर कुछ लगे तो बताए, और डोज कम रखिए थोड़ा एंटीबायोटिक्स का। नहीं सर, जैसे किसी पेशेंट को देते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि जैसे कोई शुगर की 2 तरह की गोली खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो हम अलग से मेडिसिन देते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हल्की सी घबराहट होती है, या फिर कोई उनको ऐसा लगता है, तो क्या सर ऐसा करें कि जैसे वो जो भी मेडिसिन ले रहा है वो ले ले, उसके 1 घंटे बाद या फिर आधे घंटे बाद अपन जो मेडिसिन दे उसको वो दे दे? मेडिसिन तो मेडिसिन किसी में किसी डिफरेंस का, रखना चाहिए। मेडिसिन में ओके, डिफरेंस रखना चाहिए। दूसरा, एंटा एसिड हमेशा अच्छा एंटा एसिड लिखना चाहिए मेडिसिन के साथ। ठीक ठीक है, है, एंटा एसिड हमेशा जी अच्छा लिखिए। घबराहट का मेन कारण होता है कि जो हम लोग डोज देते हैं वो बहुत हैवी डोज हो जाती है, पेशेंट उसको नहीं वो कर पाता है। तो आप उसको लीव, अगर आप कोई अच्छा डोज लिख रहे हैं तो उसके साथ एंटा एसिड लिखिए बढ़िया। एक टैब यहाँ पे ये PPI वगैरह जो पेंटाप्रोजोल, और उसके साथ सिरप भी लिखिए, जी। जिससे वो पेशेंट्स को घबराहट ना, घबराहट इसलिए ही होती है मोस्टली एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की वजह से।
ड्रग इंड्यूस गैस्ट्राइटिस की वजह से। और जैसे हमारे सर पेशेंट है बहुत सारा, तो उनमें दिक्कत, दो चार पेशेंट ऐसे हैं सर कि उनको नॉर्मल पैरासीटामोल के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते, उनको चाहे कुछ भी हो जाए, सूजन आ जाए और कुछ भी दिक्कत हो, तो सर वो बोलते हैं हम डाइक्लोपेरा नीमोपेरा अगर कौन सी भी कॉम्बिनेशन में प्लेन गोली लेते हैं तो हमको परेशानी आती है, एसिडिटी भी होती है, घबराहट भी होती है, चक्कर भी आते हैं। सिर्फ उनको पैरासीटामोल ही सूट करती है। मान लीजिए अगर पेशेंट अगर ऐसी स्थिति में आता है उसको कुछ और अलग से ड्रग देनी पड़ती है, तो सर उसमें फिर हम क्या करेंगे सर? सिर्फ पैरासीटामोल से ही काम चलाना पड़ेगा फिर? अगर ऐसा है कि उसको और ड्रग से, देखो गैस्ट्राइटिस का तो आप उसके साथ और गैस्ट्राइटिस की दवा दीजिए, अगर केवल गैस की बात है। लेकिन कुछ पेशेंट बोल रहे हैं चक्कर आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं, तो केवल पैरासीटामोल दीजिए। गैस वैस का तो आप उसके साथ दूसरी ड्रग दीजिए ना गैस की। अगर बोल रहा है मुझे दूसरी दवा खाने से गैस ज्यादा बनती है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि डाइक्लोफ्लेक खाने से गैस ज्यादा बनती है, तो उसको एंटासिड 2 बार दीजिए, सुबह शाम, खाली पेट। जैसे नहीं जैसे बनेगा। एक पेशेंट है, तो हमारे पेशेंट है सर, तो उनको क्या है सर, हम पेंटो डीएसआर भी देते हैं, तो उनका सर हमेशा हमने हर बार दवाई चेंज करके देखा है सर। पैरासीटामोल की सर कोई शूटिंग होता है या तो यूरिन, जैसे यूरिन वगैरह जलने लग जाएगा या फिर हाथों वगैरह में खुजली चलना, ऐसा होता है, तो सर उसको तो बस उसको पैरासीटामोल की बोलो, कोई मतलब ही नहीं सर। उसको उसको सिरप इस बार जो आप दोगे दवा, उसके जी साथ सुकराल ओ सिरप दे के देखिएगा दिन में 3 बार। ठीक है। जी। और उसको बोलिएगा पानी खूब पिएगा, इस बार ये करके देखिएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस पे कंक्लूड भी कर सकते हैं। आई थिंक सर भी बिजी होंगे, रास्ते में खड़े होकर सर वेबिनार कर रहे हैं। तो अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि हमें सर को भी फ्री करना होगा। हेलो सर। जी। सर ये अधिकतर जो है सर, ये शुगर पेशेंट को ये कोलेस्ट्रॉल कम ही नहीं होता, मतलब रेगुलर दवाई चलती है उसके बाद भी सर लेवल पे नहीं आता रहता है इसका। और सर कितना दिन मतलब उसको चला सकते हैं, मतलब उसका कोई डोज ड्यूरेशन? मोस्ट जगह एक महीने तक चलाना चाहिए वैसे तो। जी ठीक है, 1 महीने जी तक जी। आप दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो नहीं कम हो रहा है तो और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। और बाकी ये है कि उसको डायबिटिक पेशेंट में माइक्रो एंजियोपैथीज होती हैं, मोस्ट कोलेस्ट्रॉल जी बढ़ा रहता है, तो उनमें जी आप बोलिए कि बाकी फैक्टर्स को इम्प्रूव करवाइए। उससे बोलिए एक्सरसाइज करे। ठीक जी है। रात जी को जी सोने से जी पहले कम से कम आधे घंटे उसको वॉक कराइए। तो ये आधे घंटे वॉक करिए सोने से पहले। सुबह सुन। उठने के बाद वॉक करे। ठीक है। जी और उसका जो खाना है, डाइट है, जी। डायबिटिक डाइट, वो आप नेट से भी जी डाउनलोड कर सकते हैं। डायबिटिक डाइट उसको बोलिए, जिसमें हम्म, वो सलाद ज्यादा लेगा और ये जो गेहूं और अनाज है जी। वो कम करेगा। अच्छा अच्छा। सर सब्जी इतना। ज्यादा खाएगा, रोटियां कम खाएगा। जी जी। परहेज के बाद भी सर मान लीजिए स्टॉप करते हैं 1 मंथ के बाद, तो सर रिपीटेड मेडिसिन मतलब सर कब स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हो आप, थोड़ा गैप करके, 1 महीने गैप करके फिर चला दीजिए। जी। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। और कोई ठीक है क्वेश्चन? भैया। जी सर, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड आल्सो। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए वंस अगेन, एंड सारे हेल्थ पार्टनर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया अपना कीमती टाइम निकाल के। हम कोशिश करते हैं हर एक हफ्ते कोई डॉक्टर के साथ एक बार वेबिनार करवा के उनके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाए आप लोगों का, कि कनेक्शन बिल्ड हो डॉक्टर के साथ हमारे हेल्थ हर एक हेल्थ पार्टनर का। थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए। बाकी हम अगले वेबिनार पे एक नए टॉपिक के साथ आपको फिर से लाएंगे, ये आशा रहेगी मेरी। ओके। ओके सर, थैंक यू सो थैंक यू मच सर, सर। थैंक यू।